नमस्कार। बुक फॉर इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं अरुण फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अभी तक हमने जो भी वीडियो बनाई है वो आपको पसंद आई होगी। तो आज हम एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर मैं एक बुक के बारे में आपको बताऊंगा, जिस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बताना चाहूँगा ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि आपके एक सुनहरे भविष्य की चाबी है जो आपको डाउन से लेकर अप तक ले जाने में आपकी पूरी मदद करेगी। ज़िंदगी में सबके सामने एक प्रॉब्लम तो आती है, उन्हें भीड़ के सामने बोलने में बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। ये आपके साथ भी हो सकता है या अनेकों लोगों के साथ भी हो सकता है। अगर आपने ऐसा फील किया है तो आज इस बुक को पढ़ने के बाद यानी कि सुनने के बाद आप ऐसा फील नहीं करेंगे, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा आपके अंदर। अब थोड़ा कर लेते हैं परिचय इस बुक के बारे में। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा शब्द है जिसे हम में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, पर इसका भय सबको ही होता है। ये भय इस तरीके से होता है कि स्टेज पर जाके कॉन्फिडेंस से बोलने का भय, या फिर कोई अच्छी वीडियो बना रहे हैं तो उस वीडियो में बोलने का भय, या फिर सोशल मीडिया के लिए आपने कोई वॉइस रिकॉर्ड की है उसमें बोलने का भय, यानी कि पब्लिक के सामने बोलने का भय यानी कि एक डर पब्लिक स्पीकिंग की कैटेगरी में आता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, जिसमें ये बुक आपकी मदद करेगी। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसे बेस्ट सेलर ऑथर ने लिखा है, जिसका नाम है डेल कार्नेगी। इस किताब को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैंने इस किताब को 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन 12 चैप्टर्स में आपको किताब कैसे समझनी है, क्या जानकारी रहेगी, कैसे आप इसको समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है लोगों के सामने बोलना। बताना चाहूँगा पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी कला है, यानी कि एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप अपनी बात दूसरे लोगों को बता सकते हैं। वो सिंगल लोग नहीं होंगे, वो बहुत सारे ग्रुप्स में हो सकते हैं या फिर बहुत सारी ऑडियंस हो सकती है। आप भी जानते होंगे कि पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, तो पब्लिक स्पीकिंग करते कैसे थे? उस टाइम पे पब्लिक स्पीकिंग करने का सिर्फ एक ही तरीका था, लेटर लिखना। लेटर लिख के दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता था जिससे कि पब्लिक स्पीकिंग हो पाए। पर ये तरीका कब इजाद हुआ? ये इजाद हुआ था आज से 450 साल पहले इजिप्ट में। उस टाइम पे पत्र लिख के पब्लिक स्पीकिंग की जाती थी, पर वक्त के साथ साथ लोगों ने अपनी भाषा को सुधारा, लोग एक साथ इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए और पब्लिक स्पीकिंग का दौर चलता चला गया। इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वर्सेशन। पब्लिक स्पीकिंग इससे अलग होती है। अगर आप किसी एक इंसान से बात करते हैं तो उसे कन्वर्सेशन कहते हैं, और पब्लिक स्पीकिंग उसे कहा जाता है जब एक साथ आप कई ग्रुप्स में जब बहुत सारे लोगों से बात करते हैं और वो लोग आपकी बात सुनने होते हैं, तो उसे एक तरह से पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है। पब्लिक स्पीकिंग में आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। यहाँ पर जो आपकी भाषा इस्तेमाल होती है एकदम सटीक होती है, जिससे कि सामने वाले बोलने को आपकी पूरी की पूरी बात समझ में आए। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। पहला है, अपनी ऑडियंस के आर्गुमेंट्स और उनके प्रति फीडबैक को समझना होगा। ऐसा करने से आपके बीच में कन्वर्सेशन अच्छी खासी पैदा होगी और आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझ पाएंगे। आप अपनी बात कहते जा रहे हैं, ऑडियंस की नहीं सुनने, तो बीच में इंटरप्ट हो जाएगी, तो आपको बीच बीच में उनसे फीडबैक लेते रहना होगा। अगर आप पब्लिक ऑडियंस यानी कि ऑडियंस से जुड़ के रहना चाहते हैं तो आपको फैक्ट के साथ इमोशनली उनसे जुड़ना होगा। जब आप इमोशनली किसी से जुड़ते हैं तो वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं और आपकी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। जब आप बात कर रहे होते हैं, अपनी ऑडियंस को स्पीच के जरिए कुछ बता रहे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है कि वो चीज़ आप क्लियरली बताएं ताकि उनको सुनने में और समझने में ज़्यादा आसानी हो। इस बुक को मैंने दूसरे पॉइंट में बांटा है जिसमें मैं बात करूंगा पब्लिक स्पीकिंग के एथिक्स की, जो सबके अंदर होने ही चाहिए। जब आप एक पब्लिक स्पीकर होते हैं तो उस टाइम पे आपका फर्ज होता है कि आप लोगों को सही बातें बताएं, किसी भी तरह की गलत बातें नहीं बतानी। आप अपनी स्किल्स का गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे, ना ही लोगों को गुमराह करेंगे। अपनी नॉलेज का सही फ़ायदा उठा के लोगों को सही जानकारी दे के ही आप एथिक्स को बनाए रख सकते। आप जानते होंगे पब्लिक स्पीकिंग में एथिक्स क्या कहता है। एथिक्स कहता है अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती और आप किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी रखते नहीं हैं, तो ये बेहतर होगा कि आप उसके बारे में किसी को ना बताएं। बताने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी, तभी जाके आप आगे जाके उसे किसी को बता सकते हैं। ये पब्लिक स्पीकिंग का एक एथिक्स है जो सबको याद होना चाहिए। इस बुक का तीसरा पॉइंट है जो मैंने रखा है, उसका नाम है सुनना यानी कि लिसनिंग। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसकी बात सुन रहे हैं तो आप उसे हियरिंग बोलते हैं।
जहाँ पर आप अपनी बात बोल रहे हैं या सामने वाले की बात सुन रहे हैं। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या फिर एक ऑडियंस के तौर पर एक पब्लिक स्पीकर के सामने बैठते हैं, तब आप लिसनिंग करते हैं। मतलब हर छोटे छोटे शब्द को, हर छोटी छोटी चीज़ों को आप दिमाग में रखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। इसे कहते हैं लिसनिंग की कला। ये बात तो वैसे आपको खुद से भी पता होगी। अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा, यानी कि आपको सुनना आना चाहिए लोगों को। अगर आप किसी को सुन नहीं सकते तो आप अच्छा स्पीकर बन नहीं सकते। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऑडियंस की बात अच्छे से समझें। जब कभी भी आपकी ऑडियंस आपसे कुछ बोल रही होती है तो आपको बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए, ताकि आप उनकी बात को अच्छे से समझ पाएं, ना कि आप बोलते रहें और उनकी बात आपको समझ ना आए। एक ऑडियंस की बात को समझना भी एक पब्लिक स्पीकर के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जब एक स्पीकर ऑडियंस की बात को समझता है तभी वो उनको अच्छी नॉलेज दे सकता है, क्योंकि आपने उनकी बात अच्छे से सुनी है, उनकी परेशानियों को समझा है और स्पीकर होने के नाते आपके पास ऐसी नॉलेज है जो आप को दे सकते हैं। इस बुक को मैंने एक चौथे चैप्टर में डिवाइड किया है, जिसमें मैं बताऊंगा आपको स्पीच देने का तरीका। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको काफी काम आएंगे। पहला टिप्स है ऑडियंस से बातचीत करना। मतलब जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं तो जाते ही आप अपनी स्पीकिंग चालू नहीं करनी। आपको जाते ही ऑडियंस से हाय हेलो करना है, उनसे बातचीत करनी है। 2 से 3 मिनट उनके साथ अपना व्यवहार बनाना है, जिससे कि उनके बीच में आपके बीच में एक संबंध पैदा होगा। और जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो वो संबंध आपको बताएगा कि दोनों में बातचीत का तालमेल बहुत अच्छा है। इस वजह से आप स्पीकिंग कर रहे हैं और जो ऑडियंस है वो आपकी बात को सुनने में ज़्यादा ध्यान देगी, ना कि वो आपकी बात को 50% ग्रैब करे, बल्कि वो आपकी बात को 100% ग्रैब करने में सहयोग करेगी। इसके अंदर एक दूसरा पॉइंट आता है किसी भी टॉपिक को डिस्कस करना, यानी कि उस पर एक फोकस करना। टॉपिक पर पूरा फोकस करना होगा आपको, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा है कि धीरे धीरे लोगों को अपने टॉपिक के बारे में बताएं, जिससे कि ऑडियंस आपके साथ जुड़ी रहे। लोगों को सिर्फ उतना ही बताएं जितना जरूरी है। टॉपिक से बाहर की चीजें आपको बताने की वहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा करके आप ऑडियंस को अच्छी जानकारी दे पाएंगे, ऑडियंस को अपने प्रति आकर्षित कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप ऑडियंस को कुछ बताने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा उसमें पहले वाली ऑडियंस भी आपकी हो सकती है, उसे पता होगा कि आपके बोलने का तरीका क्या है और आप किस तरीके से जानकारी देते हैं। इसी के अंदर एक तीसरा पॉइंट है कि हम अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज करके ऑडियंस के सामने जाएं। मतलब हमें पता होना चाहिए कि कब इंट्रोडक्शन देना है, कब बॉडी वाले वो पार्ट को बोलना है, कब निष्कर्ष के बारे में बात करनी है। आपको टॉपिक टू टॉपिक ऑडियंस से बात करनी है, जिससे कि ऑडियंस को समझने में आसानी हो पाए और उन्हें पता लग पाए कि आप एक पब्लिक स्पीकिंग जो कर रहे हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। अपनी स्पीच को आप तैयार करके आए हैं, ऑडियंस को सब कुछ बता रहे हैं जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से मौजूद होना चाहिए। इस बुक को मैंने एक 5वें चैप्टर में बांटा है, जिसमें मैं लिखता हूँ टॉपिक का चयन करना। अगर मान लीजिए आप कोई टॉपिक का चयन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कीजिएगा कि उस टॉपिक के बारे में लोगों को पहले से कितनी जानकारी है, उस हिसाब से आपको अपनी स्पीच तैयार करनी होगी। और मान लीजिए आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज किया है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं आज से पहले, तो वो टॉपिक सबके लिए नया होगा। आप उसे किसी भी तरीके से बता सकते हैं क्योंकि उसमें एक नॉलेज आप देने जा रहे हैं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, ऑडियंस थोड़े एक्सपीरियंस हैं, तो आप सिर्फ उस टॉपिक के बारे में एक ओवरव्यू ही ऑडियंस को बताएं, उसके बारे में डीप ना जाएं, क्योंकि नॉलेज आपको भी नहीं है और ऑडियंस को भी नहीं है। गलत नॉलेज देने से अच्छा है कि आप उसके बारे में ओवरव्यू ही करें। इस बुक को मैंने एक 6ठे चैप्टर में डिवाइड किया है, जिसमें है एनालाइज करना, यानी कि अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना। अपनी स्पीच देने से पहले आपको ये समझना होगा कि ऑडियंस आपकी कौन है, वो क्या चाहती है। अगर आपके ऑडियंस से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो मैरिड हैं पर मैरिड लाइफ से खुश नहीं है और एक खुशहाल मैरिड लाइफ चाहते हैं, तो आप उनको ऐसी चीजें बता सकते हैं जिससे उनकी मैरिड लाइफ खुशहाल हो जाए। या हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो उनके जीवन में काम आए, तो आप ऐसे एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर करेंगे तो उनसे आपका एक पर्सनल लगाव बनेगा, जिससे कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी और ऑडियंस आपके साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करेगी, यानी कि आपसे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेगी। अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट पता करने के लिए सबसे पहले उनसे बात करें, उनसे पूछे कि वो क्या चाहते हैं, कहाँ से आए हैं, आने का पर्पस क्या है। इससे मेंटली उनकी जो सोच है वो आपको पता लगेगी, वो अच्छे तरीके से आप उस टाइम पे पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे और वो भी चाहेंगे कि वो आपको ध्यान पूर्वक सुने। इस बुक का जो 7वां चैप्टर है जिसमें इसको डिवाइड किया गया है वो आइडियाज और स्पीच को सपोर्ट करें।
आपने अपनी स्पीच तैयार करने के साथ ही अपनी स्पीच के साथ कुछ सपोर्टिंग चीज़ों का इस्तेमाल करने से ट्रस्ट बनता है और लोग अच्छे बातों का मतलब समझ पाते हैं। अगर ऑडियंस के साथ आप अपनी वार्ता को अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपने फिजिकली एग्जाम्पल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी ऑडियंस आपको सुननी है, तो आपको वहाँ पे किसी ऑडियंस को स्टेज पर बुलाना है, उसके साथ बात करनी है, उससे इंटरेस्ट बनाना है, जिससे कि अदर ऑडियंस को भी लगेगा कि आप अच्छे तरीके से बताने में इंटरेस्ट हैं, जिससे उनको अच्छा फील होगा। मजाकिया तरीके से वो आपकी बात को लेंगे, पर सुनने में उनका पूरा ध्यान होगा। इसमें एक नया तरीका भी आप ऐड कर सकते हैं कि कोई स्टोरी या इंसिडेंट बताए। जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पब्लिक को आपकी बात सुनने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। अगर उस टाइम आप कोई स्टोरी को ऐड कर देते हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट ऐड कर देते हैं जो आपकी लाइफ में बीता हुआ है या स्टोरी आपको पता है, तो उससे सुनने वाली पब्लिक को इंटरेस्ट बनता है, वो आपसे जुड़ने की कोशिश करती है। इंसिडेंट सुनना तो सबकी आदत ही है। तो इस तरीके से आप पब्लिक के साथ अपना जुड़ाव महसूस करेंगे और वो आपके साथ करेंगे। आप मोटिवेशनल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीच में समय समय पर कुछ मोटिवेशनल कोट डालने से ऑडियंस मोटिवेट रहती है और बिना बोल हुए दोबारा से पब्लिक स्पीकिंग यानी कि आप जो कर रहे हैं उसको सुनने में पूरा ध्यान लगाती है, आपकी बात सुन के उसको ग्रैब करती है। ये बहुत अच्छे तरीके हैं जो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बुक का 8वां चैप्टर है जिसमें मैंने इसको डिवाइड किया है स्पीच की बॉडी को ऑर्गेनाइज करना, जैसे हल्की बातचीत और परिचय के साथ टॉपिक को स्टार्ट करना। अपनी स्पीच को स्टार्ट करते समय सबसे पहले अपनी ऑडियंस से बात करें, पता लगाएं कि वो कैसा फील कर रही है और वह इस स्पीच के टॉपिक को लेकर कैसा सोचती है। उसके बाद अपने टॉपिक का सबसे छोटा हिस्सा लें और उससे स्टार्ट करें, जिससे पब्लिक को आपके साथ एक लगाव महसूस हो। अपनी स्पीच में छोटा परिचय देने के बाद आप अपनी स्पीच के मेन बॉडी पार्ट पे आना, जहाँ पे आप टॉपिक के बारे में गहराई तक बताएंगे और उसे कहते हैं पेट्सियल ऑर्डर तरीके को फॉलो करना है, यानी कि एक ऐसा तरीका जिसमें आपने पॉइंट टू पॉइंट पब्लिक को बताए जा रहे हैं और वो आपकी बात को पॉइंट टू पॉइंट सुन रही है और उसको ग्रैब भी कर रही है। जब कभी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो आपने ये बात ध्यान रखी होगी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप एकदम से किसी को नहीं बताएंगे। उन पॉइंट्स को आप स्लोली और धीरे धीरे करके पब्लिक को बताएंगे, जिससे कि उन्हें समझने में आसानी हो जाए। मान लीजिए आपने कोई 10 पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए हैं जो आप पब्लिक को बताना चाहते हैं, तो आप स्पीकिंग करते वक्त कभी एक पॉइंट्स को बताएंगे, कभी दूसरे पॉइंट को और कभी तीसरे पॉइंट को। तो ऐसा इस करने से ये फायदा होगा कि पब्लिक आपके 10 के 10 पॉइंट्स को ग्रैब करेगी, उन्हें ध्यान से सुनेगी। अगर आप उस पॉइंट्स को एक साथ बताते चले जाएंगे, ना तो उन्हें समझने में आसानी होगी और ना ही आपको बताने में। तो ये पॉइंट टू पॉइंट रखने वाली बात ही पब्लिक स्पीकिंग में आपके काफी काम आती है। इस बुक को मैंने 9 चैप्टर में डिवाइड किया है, जहाँ पे मैं बताऊंगा स्पीच की शुरुआत और उसका अंत कैसे किया जाना चाहिए। स्पीच की शुरुआत करने के लिए आपको ऑडियंस के साथ टॉपिक को जोड़ना होगा। उसके लिए पहले आपको 2 से 3 मिनट पब्लिक के साथ बातचीत करनी होगी, उन्हें बताना होगा इस टॉपिक के बारे में, उन सब चीज से पूछना होगा इस टॉपिक के बारे में। वो अपनी राय रखेंगे और आपको अपनी राय बताएंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी टॉपिक के बारे में जानकारी देने में। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मोटिवेशनल कोट्स के साथ उनको जानकारी दे सकते हैं। आपने कोई मोटिवेशनल कोट्स बताया और उसके ऊपर एक स्पीकिंग चालू कर दी, इससे कि उनको सुनने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ कोट्स बताए जा रहे हैं और कोट्स लोगों को सुनना काफ़ी पसंद होता है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, कोई स्टोरी लेके आ सकते हैं, उस स्टोरी को अपनी स्पीकिंग से जोड़कर आप उनके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं, जिससे कि उनको सुनने में आसानी हो और समझने में भी हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है वहाँ पे, तो ऑडियंस को समझाने के लिए आप उसमें कोई वीडियो चला सकते हैं या फिर कोई ऑडियो चला सकते हैं, कोई सॉन्ग चला सकते हैं, जिससे कि उनका एक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आपके साथ बने। उनको लगे कि हाँ, ये इंसान हमारे लिए ही आया है, हमें कुछ समझाने के लिए आया है। ये चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट डालती हैं। आप एक चीज़ का इम्पैक्ट और ज़्यादा पड़ता है कि आपको अपनी स्टोरी को यानी कि अपनी स्पीचिंग को समराइज करना होगा, कि मतलब उसका पहला पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट क्या होगा, उसका एंड क्या होगा। अगर ये चीज़ करके आप पहले से आते हैं तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपकी ऑडियंस पर। और जब आप इस चीज़ को ख़त्म करने वाले होते हैं तो कोई कोट्स बोल सकते हैं, और कोट्स बोलने के बाद जब उनको एंड करते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि एंड आपका हमेशा गुड लक के साथ होना चाहिए। गुड लक वो जो होता है वो लोगों के लिए भी रहेगा और आपके लिए, मतलब लोगों को आप गुड लक कहेंगे ताकि वो समझ पाए कि हाँ, हमने अच्छी चीज़ें समझी हैं, और गुड लक उनकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। और वो गुड लक आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो गुड लक आपने लोगों को दिया है और लोगों के द्वारा वो गुड लक रिटर्न आपको भी दिया जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान आपको अपनी लाइफ में रखना है जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। तो
इस बुक को मैंने एक 10वें चैप्टर में डिवाइड किया है जिसका नाम है स्पीच आउटलाइनिंग। इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे का है, पहला हमारा है तैयारी की आउटलाइन। तैयारी की आउटलाइन का मतलब होता है प्रिपरेशन की आउटलाइन, यानी कि आप जब स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ पे आप एक शब्द से लेकर एंड में जो भी शब्द बोलते हैं उन सब की तैयारी आपको पहले से ही करके रखनी पड़ती है। आप वो चीजें लिख के लेके आ सकते हैं। आपने सब कुछ लिखा हुआ है कि हमें पहली लाइन क्या बोलनी है, सेकंड लाइन क्या बोलनी है, मेन पार्ट क्या बोलना है, एग्जाम्पल क्या देने हैं, पब्लिक से क्या सवाल पूछने हैं। ये टोटल जो प्रोसेस होता है या उसको एंड कैसे करना है, सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है और लिखा होता है आपके पास। तो ये चीज की प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी होती है। इसी के अंदर एक टॉपिक और आ जाता है, अपनी स्पीच के स्पेसिफिक पर्पस के बारे में क्लियर रहें। यानी कि आपका एक गोल होना चाहिए जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी पब्लिक स्पीकिंग में बात कर रहे हैं हैप्पीनेस ऑफ मैरिड लाइफ। आप मैरिड लाइफ के बारे में हैप्पीनेस बता रहे हैं, मतलब मैरिड लाइफ के बाद क्या क्या हैप्पीनेस होती है। तो आपको उस टॉपिक से भटकना नहीं है, उस टॉपिक के बारे में क्लियर रहना है कि आपको उसके इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना है, पब्लिक से क्या सवाल पूछने हैं, उसकी बॉडी पार्ट में ऐसी क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, क्या पर्पस होना चाहिए उसके बॉडी पार्ट में जिससे कि पब्लिक आपके साथ इंटरेक्ट करे। उसको ख़त्म करते वक्त भी आपको ऐसी चीज़ें बोलनी है जिससे पब्लिक का ध्यान आपकी तरफ बना ही रहे। ऐसे क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे या ऐसे क्या सवाल आप पब्लिक से पूछेंगे जिससे कि ये टॉपिक क्लियर हो पाए। तो स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए और स्पेसिफिक पर्पस क्लियर होना चाहिए आपकी स्पीकिंग में। अगर आपकी स्पीकिंग के अंदर, आपकी स्पीच के अंदर ये चीज़ें क्लियर हैं तो ऑडियंस आपके साथ जुड़ी रहेगी। इस बुक को मैंने 11वें चैप्टर में डिवाइड किया है जिसका नाम है भाषा को इस्तेमाल करना। आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, किसी एक राज्य के अंदर कर रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पब्लिक स्पीकिंग करते हुए आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली की मैक्सिमम ऑडियंस कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है। मान लीजिए वहाँ पे जो इस्तेमाल की जाती है मैक्सिमम हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जोड़े जाते हैं और ज़्यादातर भाषा जो बोली जाती है हिंदी में बोली जाती है। उसमें कॉलेज स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ऑफिस वर्कर्स भी हो सकते हैं या फिर आम लोग भी हो सकते हैं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा जब पब्लिक स्पीकिंग आप कर रहे हैं तो आप भाषा का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। आप दिल्ली के अंदर होके हरियाणवी बोल रहे हैं, दिल्ली के लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, या तेलुगु बोल रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप दिल्ली के अंदर है तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली लोगों की भाषा क्या है। तो आप हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा का मिश्रण करके अपनी स्पीकिंग करेंगे तो उनको ज़्यादा समझने में आसानी होगी और आपकी पब्लिक स्पीकिंग उतनी ही ज़्यादा सबल हो पाएगी। तो भाषा का खास ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा। इस बुक का लास्ट पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये है बातों की डिलीवरी को लोगों तक पहुंचाना। थोड़ा अजीब सा है सुनने में पर काफ़ी काम का है। इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं जोड़ूंगा आपकी वेशभूषा, यानी कि आपका पहनावा, आपका ड्रेसिंग सेंस। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे होते हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप एक ऑर्गेनाइज ड्रेसिंग सेंस को इस्तेमाल करते हैं तो पब्लिक का इंटरेक्शन आपकी ओर काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये नहीं कि आप एक टी शर्ट पहन के आ गए, एक शॉर्ट्स पहन के आ गए तो आप स्टेज पे खड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। आपने कोट पैंट पहन रखा है, टाई लगा रखी है, फॉर्मल शूज पहन रखे हैं, हाथ में एक वॉच पहन रखी है, या एक चश्मा लगा रखा है, चश्मे को अपने आगे टांग रखा है, एक पेन लगा रखा है आपने अपनी पॉकेट में यानी कि ऊपर की जेब में, तो उससे एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ ये बंदा हमें कुछ बताएगा। तो अपनी वेशभूषा का खास ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा। इसमें एक दूसरा पॉइंट भी हो सकता है कि पब्लिक के साथ एक मोमेंट बनाना। उसका मतलब ये है कि जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो आप पब्लिक के साथ इंटरेक्ट बनाना होगा। इंटरेक्ट बनाने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक चेयर पर बैठ के बात कर रहे हैं। जब आप चेयर पर बैठ के बात कर रहे हैं तो पब्लिक के साथ सिर्फ आप एक स्पीकिंग कर रहे हैं, एक इंटरेक्शन नहीं बना रहे। वहीं पे आप खड़े होकर अलग अलग जगहों पर घूम कर स्पीकिंग कर रहे हैं, अपनी स्पीच को दे रहे हैं, पब्लिक की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट बना रहे हैं या फिर उनसे हाथ मिला रहे हैं, तो एक इंटरेक्शन बनता है जो आपकी स्पीकिंग को सुधारने में, आपकी स्पीच को बढ़ाने में, उनसे इंटरेक्ट बनाने में आपकी मदद करेगा। इस चीज़ का भी आपको इसमें ख्याल रखना चाहिए। इसका एक तीसरा पॉइंट मैं देखूंगा जो है किसी की आंखों में देखना। आंखों में देखने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं। आंखों में देखने का मतलब ये है कि जब आप इस पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपका जो कांटेक्ट होना चाहिए वो पब्लिक में होना चाहिए। वहाँ पे हजारों ऑडियंस बैठी है आपको सुनने के लिए खड़ी है, तो आपके जो आई कॉन्टेक्ट है उनकी तरफ सटीक होने चाहिए। उनको ये फील होना चाहिए कि हाँ ये बंदा जो हमें बताने आई, जो स्पीकर हमें कुछ बताने आया है, ये हमारी तरफ देख के हमसे आई कॉन्टेक्ट करके हमें सारी चीज़ की जानकारी दे रहा है। ये नहीं है कि आप दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हैं या फिर कुर्सी की तरफ मुँह करके खड़े हैं या नीचे एकदम मुँह करके खड़े हैं और बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक आई कॉन्टेक्ट किसी भी चीज़ को सफल बनाने में आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित होता
होता है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ऑडियंस के बीच हमारे बीच आत्मविश्वास बढ़ता है, दिलचस्पी को बढ़ाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इससे आपकी नर्वसनेस जो होती है वो कम हो जाती है, ऑडियंस आपके साथ खुल के व्यवहार करती है। उम्मीद करता हूँ कि इस किताब के बारे में मैंने जो भी जानकारी आपको दी है वो आपके काफ़ी काम आएगी, क्योंकि किताब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने, तैयारी, अभ्यास और सहानुभूति के महत्व पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप खुलकर अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं या फिर हमारी जो ऑडियो आपने सुनी है इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी ऑडियो मैं आपको सुनाऊँ वो किताबी भाषा में ना हो, मेरी खुद की भाषा में हो जो आम बोलचाल की भाषा होती है। इसी तरीके से मैं सारी ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। अगर मेरी ऑडियो में कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मेल कर सकते हैं, जिससे कि मैं अपनी ऑडियो को और ज़्यादा सुधारने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऑडियो के साथ, नई बुक की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा।